आपने ताजमहल, लाल किला, चित्तौड़गढ़ का किला देखा होगा, कई ऐसी पुरानी आपने भवन इमारत देखी होगी, संसद भवन वगैरह भी ले लीजिए। आपको मालूम है उसमें जो है वो एक एक ईंट एक एक आदमी ने लगाई होती है, वो एक एक ईंट की वजह से वो बन के तैयार होता है। कई मरतबा उन ईंटों को लगाने वाले नज़रअंदाज हो जाते हैं। अब हम आ जाते हैं सैनिक भवन पर। देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं और उसमें भी हम मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया के सैनिक भवन में बैठे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया, कुछ ने ईंटें लगाई, कुछ ने दरवाजे मंगवाए, कुछ ने लोहे लकड़ का सामान दिया, कुछ ने समय दिया, कुछ ने ड्राफ्ट बनवाया। ये अर्जुन सिंह जी है। ये समझिए कि वही व्यक्ति है कि जिनका जो है सहयोग पूरा रहा पर थोड़ा नजर लगा। ये वो व्यक्ति है जिनके हाथ में सारा पैसा रहा। हकीकत कितनी भी बड़ी टीम हो जाए, कितना भी बड़ा काम हो जाए, कितना भी बड़ा स्टेडियम हो, जब तक एक आदमी पैसा लेके ना कोने में बैठा हुआ, कोई काम ही नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। ये वो सज्जन थे जो कोने में बैठे रहे, थैला हाथ में वालों को पैसों का, बिल्डिंग वाले को देना, ईंट वाले को देना, सीमेंट वाले को देना, बदरपुर वाले को देना। ये इनकी मेहनत का नतीजा है जो आज ये इस भवन का नाम ही हो गया उपरूप से इंटरनेशनल सैनिक भवन। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भवन के बारे में बताइए। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये भवन के बारे में, भवन आपके सामने है। इसमें सभी लोगों की मेहनत लगी हुई, पैसा लगा और समाज का पैसा, सरकार का इसमें अभी तक कोई पैसा लगा नहीं है। और सभी लोगों ने स्वेच्छा से इस भवन के लिए दान दिया। और उसका सब लोगों की, हमारी जो टीम है, हमारे से पूर्ववर्ती टीम थी कार्यकारिणी की, उसका, और श्रीपाल जी वर्तमान में श्रीपाल जी अध्यक्ष की कार्यकारिणी का, मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ, छोटा सा सिपाही हूँ। और जो मुझे जिम्मेवारी मिली उसके अनुसार हम काम करते गए और ये हमारा धीरे धीरे भवन आपके सामने बनकर तैयार। अपने बारे में दर्शकों को बताएं। मैं पीछे से हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और पिछले 40 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट हूँ। 2022 सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट से, हाँ, 2022 में महासेवामुक्त था। उसके बाद मैं 2022 के बाद एज ए कंसल्टेंट कमीशन फॉर इक्वालिटी मैनेजमेंट में काम करता हूँ। और सैटरडे संडे को मैं स्वेच्छा से यहाँ आता हूँ और यहाँ का जो देख रेख का पैसा लेना देना और जो सब मेंटेन करना, ये कार्य करता हूँ। और आगे संस्था में वर्तमान में आप कोषाध्यक्ष पद से आप ये पदभार संभाल रहे हैं। मैं पिछले 3 साल से कोषाध्यक्ष हूँ। तो यानी कि निर्माण कार्य से लेकर अब जब ये किराए पे दिया जाने लगा, तब के समय से आप इस संस्था से जुड़ा हुए हैं। मैं इस संस्था से तब से जुड़ा हूँ, तब इसका नाम सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट नहीं था। इससे पहले इसका नाम सैनिक समाज संगठन के नाम से था, पश्चिमी दिल्ली का। और आदरणीय परम पूज्य भाई गुलाब सिंह जी जो हाईकोर्ट में रजिस्ट्रार थे, वो हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, ये हमारी संस्था से फिर ये हम सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले ट्रस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर ये हमने ज़मीन खरीदी। ज़मीन खरीदने के बाद इसमें जैसे जैसे जो है ना बिल्डिंग बनाई गई, तो मैं इसमें शुरुआती दौर से इसमें जुड़ा हुआ हूँ और अपना जैसा पैसा सहयोग करते हैं। वर्तमान में कितने ट्रस्टी और कितने सदस्य इस संस्था से जुड़े हुए हैं? इस संस्था से लगभग 1350 के करीब संस्थापक, ट्रस्टी मेंबर और ट्रस्टी जुड़े हुए हैं। इसमें कई कैटेगरी ऐसी हैं जो ज़्यादा जिन्होंने पैसा दिया हम लोगों को, संस्था को, उसमें 2-3 आदमी 51 लाख रुपए भी दान देने वाले हैं। और सभी लोगों का रहा। इसमें 6-7 स्टेट्स से सैनी भाई जुड़े हुए हैं। सैनी साके मौर्य इसके संस्थापक, ट्रस्टी मेंबर सब जुड़े हुए हैं। इसके अलावा एक इंजीनियर बलबीर सैनी है, गीता पंप वाले सहारनपुर के, उनकी बेटी है लंदन से, वो भी इसका एक पार्ट है और वो भी इससे जुड़ी हुई है। अच्छा, तो लंदन से क्या सहायता करती है? लंदन से कम आर्थिक तो सहायता करती है, बहुत बढ़िया, बौद्धिक और मानसिक सब तरह के। हमें ये लगता है जैसे हम बाहर भी, हमारा जो है ना शाखा खुल गई है। हाँ, बाहर भी शाखा तो नहीं कह सकते, बाहर जैसे मान लो बाहर के लोग जुड़े हैं इससे, तो इससे हमें थोड़ा सा ये लगा कि भाई हम बाहर भी, हमारा कुछ लोग हमारे बारे में जानते हैं, हमारे भवन के बारे में जानते हैं। जैसे पंजाबी भाई लोग जो कनाडा में है, उसी तरीके से अन्य लंदन जैसे शहरों में जो सैनी भाई रह रहे हैं, उनका भी सहयोग आता है। बिल्कुल सहयोग अभी तो उनका था, बाकी और किसी का सहयोग हमारे पास नहीं आया। आपने जब से ये कोषाध्यक्ष का पदभार संभाला तो लगभग मेरे इसमें कोषाध्यक्ष होने के बाद से पहले मुझे लगता है कि 500-600 ट्रस्टी या मेंबर हुए। तो मेरा उसमें, मैं ये नहीं कहता मेरा सहयोग है, हमारी पूरी टीम का सहयोग है। मेरा कम सहयोग होगा, जोड़ने में काफ़ी सारा महावीर जी हैं, शटलर, आदरणीय श्रीपाल जी हैं, समय सिंह जी हैं, इंजीनियर महावीर प्रसाद हैं, आज़ाद जी हैं, विजेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष हैं,
काफ़ी सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि सभी ने अपने अपने स्तर पे इसको सहयोग दिया। भवन के ऊपर बात करते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे कितने कमरे हैं? ग्राउंड फ्लोर पे कमरे हमारे वर्किंग में जो 6-7 कमरे, इसमें कुछ ग्राउंड पे, हाँ ग्राउंड फ्लोर पे 6-7 कमरे हैं, स्टोर वगैरह हमने बनाया। फर्स्ट पे भी 6-7 कमरे हैं, 6-7 कमरे फर्स्ट पे। ये कमरे शादी ब्याह और अन्य कार्यक्रमों के लिए मेहमानों को नॉमिनल चार्ज पे दिए जाते हैं। हाँ, ये लागत जैसे मान लो हमारा खर्चा होता है, रोजमर्रा का खर्चा है, बिजली का खर्चा है, उसी के बेस पे हम ज़्यादा जो मतलब कोई कॉमर्शियल ऐसा नहीं है, जैसा होता है कम कंसेशन पे भी करते हैं। और स्टूडेंट्स जो कोई आते हैं पेपर देने में उनके फ्री भी है। तो लगभग हम लोग जो है इसके लिए हमारा जो खर्चा होता है मेंटेनेंस का वही लेते, ज़्यादा हमारा कोई इसमें कॉमर्शियल पर्पज़ नहीं है। कमर्शियल पर्पज़ नहीं है। जैसे होटलों में बड़े बड़े किराए लिए जाते हैं 25,000, 40,000 या 10 लाख, उसका हमारा कॉमर्शियल पर्पज़ है ही नहीं। हमारा पर्पज़ ये है कि हम किसी की सेवा कर पाएँ, यही हमारा पर्पज़ है। भवन सिर्फ आपके समाज के, जिस समाज से आप जुड़े उन्हीं लोगों को दिया जाता है या नहीं, भवन जो है जैसे अवेलेबिलिटी है, नॉन वेज खाना तो जो खाते हैं उसको हम प्रेफर करते नहीं। कोई फंक्शन करता है, कोई सोशल गैदरिंग है, कोई धार्मिक पर्व कोई करता है, कोई मोटिवेशनल कैंप लगाता है, पीछे बुद्धा वालों का था, और ये अब हमारे से चर्च वाले भी, क्रिश्चियन भी लोग भी, हाँ वो भी संपर्क में हैं। तो हम उनको यही कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो नॉन वेज को अवॉइड करना, ज़्यादा हमारा ये सोशल है, हम मतलब सोशल काम के लिए ये देते हैं। अच्छा, अंतिम सवालों की तरफ आते हैं। हमने सुना है कि आप लोगों की सेवा या प्रोग्रामों के लिए ही नहीं, शिक्षा को भी ध्यान में रखकर कराएं। शिक्षा को ध्यान में रख के हमें बताया गया है कि यहाँ पे IAS IPS वगैरह बच्चों को रखा जाएगा या कुछ करा जाएगा, उसके विषय में दर्शकों मैं आपको शुरुआत से ही बताता हूँ। ये हमारा आपने सही पर्सन पे आए। इस पर्सन में हमारा असली टारगेट तो यही है, क्योंकि ये ट्रस्ट जो है उनके नाम से जो पहली महिला शिक्षित थी, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम जो है शिक्षा के लिए हमारी जो संस्था है जितना सहयोग देश के लिए, जितना कुछ कर सकेगी समाज के लिए वो करेंगे। और इसके लिए हम बीच बीच में महिला शिक्षिका सम्मान समारोह, प्रतिभावान छात्रों का सम्मान समारोह और कोचिंग क्लासेस वगैरह, मोटिवेशनल कैंप, ये सब हम ऑर्गेनाइज करेंगे। भूतकाल में भी हमने ये 2-3 ऐसे सेमिनार या सम्मेलन आयोजित किए हैं जिसमें महिला शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया जाता है। हम मोटिवेट करते हैं कि आप अच्छी तरह पढ़िए। बीच बीच में हम यहाँ छोटे छोटे जो है मोटिवेशनल गैदरिंग भी करते रहते हैं। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, हालांकि जो मैं बताने जा रहा हूं मुझे खुद पसंद नहीं है बताना, लेकिन फिर हमारे हिंदुस्तान में अभी भी ढांचा कुछ इस तरीके का है। किसी परिवार में अगर 4 बच्चे हैं ना, 3 लड़के और 1 लड़की और 3 पराठे हैं, तो लड़कों को पराठे दे दिए जाते हैं, लड़की को सफर करने को कहा जाता है। हमारे समाज में अभी भी ऐसा ढांचा है कि अगर किसी परिवार में थोड़े ज्यादा बच्चे हैं ना, तो अंतिम जो लड़कियां होती हैं 6ठे या 5वें नंबर पे, उनसे कहते हैं बस ठीक है, तुमने 10वां कर दिया, बहुत है, तुम घर में बैठो, अब उनको पढ़ने दो, इनको पढ़ने दो, पढ़ाई पे कर। मैं आज से 100 साल पहले आपको ले जाता हूँ, जब स्कूल ही इतने नहीं होते थे, जब इतनी मात्रा में, तो गली गली में स्कूल प्राइवेट और सरकारी, उस जमाने में तो स्कूल यूं समझिए कि एक गांव से दूसरे पीस, तब एक महिला उत्पन्न हुई और जिसने जोश और साहस के साथ महिला स्कूल खोला, अहिल्याबाई। उस समय में लड़का आदमी लोग अपनी लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते थे, पर्दा प्रथा थी, और शिक्षा का मतलब तो था कि सिर्फ पुरुष पढ़ेगा, स्त्रियां लड़कियां तो बच्चियां तो पढ़ेंगी नहीं। उस समय उस औरत ने घर घर से बुला के, जो समझदार लोग, माएँ भेज देती थी, बाप उन्हें वापस ले जाते थे। ये वो महान अहिल्याबाई है जिन्होंने, थोड़ा बहुत हमारे दर्शकों को माता अहिल्याबाई के बारे में बताया। माता अहिल्याबाई के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैं क्योंकि लेकिन जो मैंने बताया कम से कम वो तो सत्य ही है। आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल इतनी तो जानकारी है कि आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया। और उस जिस टाइम की आप बात करें उस टाइम में जो आप बता रहे हैं ऐसे ही था। वहाँ ज़्यादा महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया नहीं जाता, तो उनको एक किस्म से नज़रअंदाज किया जाता था। और उसके बाद जैसे ये माता अहिल्याबाई का आगमन हुआ, जो सावित्रीबाई फुले का आगमन हुआ, माता सावित्रीबाई फुले ने कोशिश की। और माफी चाहता हूँ, मैं सावित्रीबाई फुले की बात कर रहा था, अहिल्याबाई की नहीं, मैं माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रहा था जी। ना, अहिल्याबाई भी हुई है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले का जो योगदान है उसको नजरअंदाज नहीं किया सकता। और हम बीच बीच में हमारी संस्थाएं जो जुड़ी हुई हैं, समाज से जुड़ी संस्थाएं, बाकी और भी संस्थाएं, वो सब
इनको जो उचित सम्मान के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं कि माता सावित्रीबाई फुले। मैं माता सावित्रीबाई फुले की बात कर रहा था, मुंह से अहिल्याबाई निकल गया। माता सावित्रीबाई अहिल्याबाई का भी योगदान खूब है, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं इसीलिए कहा था आपको कि उनका जो योगदान है उस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जी। और उनको जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था उसके लिए समय समय पर हर मंच पे ये मुद्दा उठाया जाता है कि इनको फुले दंपत्ति को या कम से कम सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। बिल्कुल सही। आपने हमारे चैनल को समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने टाइम निकाला और आप बीच बीच में हमें जो है उत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। हमें आशा है आप भविष्य में भी आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहेंगे। धन्यवाद आपके दर्शकों को और सबको हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद।